इनविजिबल एसेट होता क्या है? कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, बट दे आर एग्जिस्टेंट। रियल लाइफ में होता है, ये एग्जिस्ट करता है। सॉफ्टवेयर के एंगल से देख लीजिए या फिर टेक्नोलॉजी के एंगल से देख लीजिए, तो आज की डेट में उन स्टार्टअप्स के पास या उन कंपनीज के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो वो वैल्यूएशन कहाँ से निकल के आ रही है? वो मेजॉरिटी वैल्यूएशन आपका इंटेंजिबल एसेट से ही आ रही है। तो ये बैलेंस शीट में शो क्यों नहीं करता है स्प्रेडशीट में? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतना ईजिली बैलेंस शीट पे आने नहीं देते। इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं दे टेक ईयर्स टू बिल्ड, लेकिन आपकी एक गलती से इंटेंजिबल एसेट्स को जीरो कर लेंगे और आपको पता भी नहीं होगा। सर सबसे पहले यही बताइए कि इनविजिबल एसेट होता क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बोला असेट, ठीक है, तो जब भी किसी बिजनेस को आप देखेंगे तो उसमें असेट्स होंगे जिस बेसिस के ऊपर वो फ्यूचर में अर्न करेगा या एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहा है। तो जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो उस बैलेंस शीट के ऊपर आपको कुछ एसेट्स नज़र आते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम उस कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो उस बैलेंस शीट पे नज़र ही नहीं आते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है बहुत कंजर्वेटिवली मेज़र करती है किसी चीज़ को, और वो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी की वैल्यू के अंदर एडिशन कर रहा होगा या उसके अंदर वैल्यू क्रिएशन कर रहा होगा। तो यहाँ पर इनविजिबल एसेट्स का मतलब हो गया ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, बट दे आर एग्जिस्टेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि आप किसी प्लांट को देख सकते हैं, आप मशीनरी को देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आपको किसी कंपनी की ब्रांड इमेज उसकी बैलेंस शीट पे नज़र नहीं आएगी। ब्रांड रेप्यूटेशन जो है आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो एग्जिस्टिंग है और वो कहीं ना कहीं कंपनी उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है या अर्निंग जनरेट कर रही है। तो उन सब एसेट्स को जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं उनका हम लोग इनविजिबल एसेट्स बोलते हैं, लेकिन फिनांस की टर्म्स में वी कॉल देम इंटेंजिबल एसेट्स। ओके। एंड एनी कोई एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी का जो ब्रांड की रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन जो है वो आपको बैलेंस शीट पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो कस्टमर है वो उस ब्रांड की प्रेजेंस को देख करके या फिर उसकी जो प्रीवियस ईयर्स में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस के ऊपर एक रेपुटेशन जो जनरेट हो गई है, उसको देख के कस्टमर जो है रिकरिंग वे में वापस आता है उस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो वो एक तरह से इंटेंजिबल एसेट हो गया हमारा। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स होते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी कंपनीज़ के आप देखेंगे कि ट्रेडमार्क्स हैं और वो ट्रेडमार्क्स आपको बैलेंस शीट पे तो बेशक नज़र नहीं आ रहे, उनके फाइनेंशियल्स में कहीं नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन के अंदर वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन करने के लिए ट्रेडमार्क्स को भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जैसे फार्मा कंपनीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके अंदर पेटेंट्स यूटिलाइज होते हैं, तो पेटेंट्स भी आप देखेंगे कि एक कंपनी ऐसी है जिसने पेटेंट जो है रजिस्टर कर लिया है, लेकिन उसके बेसिस पे उसको क्या मिल रहा है? उसको एक एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, यानी कि वो पेटेंट किसी हो सकता है मेडिसिन को बनाने के लिए हो, तो वो मेडिसिन वही कंपनी बना सकती है ड्यूरिंग अ फाइनाइट टाइम, और अगर वो पेटेंट उसके पास है तो वो एक असेट है, लेकिन अगेन वो आपको आपकी बैलेंस शीट पे नज़र नहीं आएगा। ओके। आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएशन कंपनी के अंदर कर रहा है और वो भी इनविजिबली कंपनी को सपोर्ट कर रहा है आगे आने वाले नंबर्स को लाने के लिए। ओके। पेटेंट्स के अलावा लेमन पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग समझें तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, सपोज करिए कि किसी कंपनी ने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है और वो सॉफ्टवेयर उस बिज़नेस को सिंप्लीफाई करता है, और उस सॉफ्टवेयर की वजह से कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं वो इनविजिबली उस कंपनी को सपोर्ट कर रहा है ताकि उसके अर्निंग्स या फिर उसका पोटेंशियल या फिर उसकी इमेज एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स बेटर बन के आती है, तो वो भी एक इंटेंजिबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, फ्रेंचाइजी राइट्स अगर हैं, ठीक है, आपके पास फ्रेंचाइजी राइट है, सपोज मैकडीज़ है, राइट, या फिर ऐसी कोई सिमिलर कंपनीज़ हैं तो जो अपने फ्रेंचाइजी के राइट्स देते हैं, तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है, उसके बेसिस के ऊपर भी वैल्यू क्रिएशन कंपनीज़ के अंदर होता है। इसके अलावा कंपनीज़ के अंदर कुछ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस हैं जो कंपनी स्पेसिफिक ही है, राइट, वो कंपनी ने इंटरनली क्रिएट किया है, वो सिस्टम्स कंपनी ने इंटरनली क्रिएट किए हैं, लेकिन अगर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में या फिनेंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो डायरेक्टली कहीं आपके नंबर्स को
नंबर्स आई मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट नहीं कर रहा है और वो कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन आप उसके बगैर अगर आप देखेंगे तो वो शायद कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इनकम्प्लीट होगा। तो ओके। ये सब कैटेगरी में आप ये समझ सकते, दे आर ऑल विजिबल एसेट्स। और एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और भी कैटेगरी में हो सकते हैं। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं और बहुत सारे तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इन प्रैक्टिस। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जब हम लोग वैल्यूशंस करते हैं तो उसके अंदर इंटेंजिबल्स जो हैं वो काफ़ी आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एसेट्स उनका जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है वैल्यूएशन के अंदर और वैल्यू क्रिएशन दोनों में। जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि द बिग बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट हो गया, तो इससे क्या वैल्यूएशन इंक्रीज होती है या फिर ये सिर्फ थियोरेटिकल में ही है, रियल लाइफ में होता है, ये एग्जिस्ट करता है? देखो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। आप देखो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं आज की डेट में जो एआई ड्रिवन हैं या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सॉफ्टवेयर के एंगल से देख लीजिए या फिर टेक्नोलॉजी के एंगल से देख लीजिए, तो आज की डेट में उन स्टार्टअप्स के पास या उन कंपनीज के साथ पास क्या है? कुछ नहीं है। उनके पास या तो सॉफ्टवेयर है या फिर कोई टेक्नोलॉजी है जिसको वो यूटिलाइज करके फ्यूचर ईयर के प्रोजेक्शंस के बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। लेकिन उनके पास तो कोई प्लांट मशीनरी या कोई ऐसा एसेट है नहीं। ठीक है, तो वो वैल्यूएशन कहाँ से निकल के आ रही है? वो मेजॉरिटी वैल्यूएशन आपका इंटेंजिबल एसेट से ही आ रही है। ठीक है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है, वो कंपनीज जो इंटेंजिबल्स के बेसिस पे, वो आईपीज भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर जो भी वैल्यूएशंस निकाल के आ रही हैं, आप देखें उसमें लगभग 70-80% इवन मोर देन दैट वो इंटेंजिबल एसेट हो सकता है फिजिकल एसेट कंपनी में हो ही ना हो। ठीक है, तो एसेट लाइट मॉडल हम उसी को बोलते हैं कि हाँ, आप फिजिकल एसेट्स कम है, टेक्नोलॉजी वाली साइड पे ज़्यादा है और आपने एसेट्स को मिनिमाइज़ करके तो अपना आप जो वैल्यूएशन है या फिर वैल्यू क्रिएशन आप उसमें ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, एनी एग्जांपल आप बता सकते हैं इसके? देखिए ऐसा है कि सपोज़ करिए कि कोई फूड वेंडर है, फूड वेंडर ए है और फूड वेंडर बी है और दोनों के जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है और सपोज़ कर लेते हैं कि उनका जो एनुअल रेवेन्यू भी सेम है। लेकिन 1 साल के बाद ऐसा होता है कि एक वेंडर ए जो है वो चला जाता है, बिज़नेस से एग्ज़िट कर लेता है और वो किसी नए बिज़नेस में जाकर कोई नए प्रोडक्ट के अंदर वो सेलिंग कर रहा है या फिर कोई फूड में कोई और आइटम ले आया, जो भी वो कर रहा है, ठीक है। तो उसने वो बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू डोमेन में चला गया और जो दूसरा पर्सन है उसने भी उसको बंद किया, लेकिन उसने क्या किया कि सिर्फ उस बिज़नेस से एग्ज़िट दिया, लेकिन उसने क्या बेच दिया? अपना नाम। देखो उसने कुछ रेपुटेशन क्रिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो नेम और जो भी कस्टमर्स है, कस्टमर लिस्ट भी शायद उसके पास अगर मान लीजिए कुछ है और जो उस लोकेशन की प्रेफरेंस है, मान लीजिए उसका वो वैल्यूएशन कराता है, तो आप आज की डेट में अगर उसका रेवेन्यू ज़ीरो है तो उसका वैल्यूएशन ज़ीरो नहीं होगा। तो वो अपना ब्रांड नेम दे रहा है। सपोज़ करिए कि मे बी वेंडर उसका नाम है बी कंपनी या व्हाटएवर, राइट। तो वो जो कंपनी है उस नाम से आप देखिए दोबारा भी कस्टमर वापस आएगा उस लोकेशन के ऊपर, कस्टमर बाद में भी आ करके और उस प्रोडक्ट के लिए देख सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो भी न्यू एक्वायरर है जो उस बिज़नेस को एक्वायर करने वाला है, तो उसके लिए एक बेनिफिट है। अगर वो बेनिफिट है तो वो आप देखिए सारा का सारा इंटेंजिबल है। वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, कोई रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, ठीक है, लोकेशन दे रहा है और अगर मान लीजिए कुछ कस्टमर का डेटाबेस उसने मेंटेन किया पिछले कुछ टाइम में, तो आप ये देखिए सारा का सारा इंटेंजिबल एस्पेक्ट है। तो इस केस में वैल्यूएशन ज़ीरो नहीं होगी। बेशक उसका रेवेन्यू आज की डेट में ज़ीरो आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन विल नॉट बी ज़ीरो। तो जितना भी वैल्यूएशन वो निकल के आ रहा है वो सारा का सारा आपका इनविजिबल एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन है। तो ये बैलेंस शीट में शो क्यों नहीं करता है स्प्रेडशीट में? देखिए ऐसा है कि जो हमारा अकाउंटिंग है बहुत ही कंजर्वेटिवली मेज़र करता है, ठीक है। और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनली जनरेटेड जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको इतना ईजिली बैलेंस शीट पे आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि ठीक है उसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक बिज़नेस है, जैसे स्टार्टअप की हम बात कर रहे थे या फिर ऐसे बिज़नेस की बात करें जिसके अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेंजिबल्स या इनविजिबल्स हैं, तो जब तक वो उसको वैल्यूएशन में नहीं लेके जा रहा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन में नहीं जा रहा है, तब तक उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग परमिट मुझे नहीं करेगी काफ़ी हद तक। कुछ स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नहीं होगी। तो जब उसको एक्वायर किया जाएगा, जब आप उसका वैल्यूएशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि फिजिकल एसेट्स जो होंगे, टोटल हम नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे देखें, सपोज करिए उस कंपनी का वैल्यूएशन 20 करोड़ आता है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको ओवरऑल वैल्यूएशन कर रहा हूँ
नेट एसेट वैल्यू में नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ओवरऑल वैल्यूएशन कर रहा हूँ। सपोज उसका 50 करोड़ का वैल्यूएशन आ जाता है, तो 50 करोड़ का वैल्यूएशन, अब फिजिकल एसेट तो कितना है उसके पास, सब कुछ मिला के नेट एसेट वैल्यू मान लीजिए उसका 20 करोड़ आ रहा है, तो 20 करोड़ ही वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन Okay. नहीं, जो ऊपर वैल्यू चली गई वो सारी की सारी, वो सारा का सारा इनविजिबल एसेट्स की वजह से आ रहा है या फिर इंटेंजिबल एसेट्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। Okay. तो वो वैल्यूएशन को जब मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो जो एक्वायर करने वाली कंपनी है वो उसको रिकॉर्ड करेगी कि मैंने जो ये कंपनी को परचेज किया, इसकी जो नेट एसेट वैल्यू थी वो तो 20 करोड़ थी, लेकिन ये जो बाकी ऊपर का अमाउंट आ गया वो सारा का सारा, वो सारा इंटेंजिबल साइड पे चला गया, ठीक Okay. है। तब वो जाकर के अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। तो जो कंपनी ए थी, यानी कि जो स्टार्टअप था, उसने तो शायद उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जब एक्वायर ने एक्वायर किया उसको और कुछ प्रीमियम पे किया उसके लिए, तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर इंटेंजिबल का पोर्शन हो और उसको वो रिकॉर्ड करे, तभी वो बैलेंस शीट्स के ऊपर नजर आएगा आपको। ओके। जैसे कोई मैच्योर कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं टाटा की बात कर लेता हूँ, राइट। राइट। तो कहीं पे भी अगर अपना कोई ब्रांच भी ओपन करती है फिर कोई, हम्म। तो वो अपनी होल बिल्डिंग सारे इक्विपमेंट उसके ओन होते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस, मतलब ये भी एक प्रोसेस है टू मेक द कंपनी वैल्यूएशन अप, मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सारा होल प्रोडक्ट उनका है, नथिंग विज, कोई रेंटेड नहीं है। तो वैल्यूएशन इंक्रीज करने की भी प्रोसेस हो रही, तरीका होता है क्या है बिजनेस को? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि ये कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए आप अपना कंपनी चला रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी की भी बात कर रहे हो, देखो हर किसी का ना एक स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप टाटा की बात कर रहे हैं या फिर किसी XYZ कंपनी की बात करेंगे, तो आप देखेंगे उनका ना एक स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, उनका ब्रांडिंग होगा एक, ठीक है, एक कलर सिस्टम होगा जिसको भी यूटिलाइज करता होगा। आप जैसे SBI देखेंगे तो एक सिस्टम है, ठीक है। टाटा को देखेंगे तो एक कलर कोड हमेशा चलेगा साथ में उनके, ठीक है। तो जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हो या फिर जो असेट्स की बात कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा ना इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, और वो इकोसिस्टम क्रिएट करने से आपको एक जगह जो टाटा का ट्रस्ट है, ठीक है, वो अगर एक जगह दिख रहा है तो वो सेम ट्रस्ट दूसरी जगह दिखे, तो इसलिए वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसी वे में डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो ब्रांड इमेज है उसको रिटेन किया जा सके, ठीक है। Okay. तो ब्रांड रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो ये होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग अपने इंटेंजिबल एसेट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अदरवाइज मान के चलिए कि सपोज करिए कि आज नॉर्थ इंडिया के अंदर टाटा ने नया कोई अपना प्लांट लगा दिया या फिर कोई अपना नया सेटअप लगा दिया, और नॉर्थ इंडिया के टेस्ट के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे डिज़ाइनर्स ने उसको डिज़ाइन किया। अब मान के चलते हैं कि हाँ टाटा ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, तो आप उसका डिज़ाइनिंग देखेंगे ऑल टुगेदर अलग आएगा, ठीक है। मे बी आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, वेस्ट इंडिया में कुछ और हो जाएगा, या फिर आपकी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो सबका टेस्ट अलग है। तो आपको एक जैसा रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप मैकडीज़ को देख लीजिए ना, मैकडीज़ आपको सब जगह एक जैसे मिलेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे, और टेस्ट भी मोर और लेस सेम ही होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ब्रांड की रेपुटेशन को और ब्रांड की इमेज को रिटेन करने के लिए कंपनी ये स्टेप लेती हैं। ओके। तो इस मतलब एक ये फैक्टर है कि वैल्यूएशन भी इंक्रीज होता है ना, दैट मीन। तो देखिए ऐसा है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बेसिकली अपनी वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। इन केस अगर मान लीजिए हैफेज़र्ड कुछ भी बना करके किसी भी तरह की बिल्डिंग के अंदर अगर मान लीजिए वो बना दिया गया पूरा सेटअप, तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, तो उससे सारी ब्रांड इमेज खराब होगी। तो ब्रांड इमेज अगेन इंटेंजिबल का ही पार्ट है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन करने के लिए और इनडायरेक्टली अपने आप को इमेज रेपुटेशन डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। बट हाँ, वैल्यूएशन इंक्रीज का इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके। अच्छा, एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, बट कंपनी का नाम होता है ए, राइट। मैच्योर कंपनी, अच्छा टर्नओवर है उसका। अनफॉर्चुनेट आग ले जाती है कंपनी में, तो उसका जो वैल्यू है, वैल्यूएशन जो नंबर्स है, वो डिक्रीज होगा या एज इट इज़ उतना ही रहेगा? देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि वैल्यूएशन का क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए फिजिकल एसेट्स डैमेज हो गए हैं, तो जितने वो डैमेज हुए हैं उतना वैल्यूएशन तो नीचे आएगा ही, ठीक है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये, मिस्टेक किसकी थी, एक्सीडेंट हुआ तो मिस्टेक किसकी थी। अगर मिस्टेक कंपनी की थी तो ब्रांड इमेज भी जाएगी, तो उसमें डेंट आएगा, नेगेटिव साइड पे वैल्यूएशन जाएगा, ठीक है। इन केस अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और जो फॉल्ट था मान लीजिए कि वो किसी और रीज़न से था, मान लीजिए कि एक्सीडेंटली फायर हो गया या फिर कोई कैलमिटी हो गई, उस वजह से अगर हो गया, देन ब्रांड इमेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है उसके अंदर, और वैल्यूएशन के अंदर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक फिजिकल जो लॉस हुआ, सिर्फ वही वैल्यूएशन में डिक्लाइन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके। जैसे बहुत बार मैं देखा है कि कोई कंपनी लॉस में जाती है या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्ट मेकिंग है, तो
कुछ ऐसा होता है, जैसे आग लग जाती है, तो उस टाइम आपका रोल क्या होता है? वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन आप वैल्यूएशन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? देखो ऐसा ना कि केस हमारे पास वैल्यूएशन किस पर्पस के लिए आया। सपोज करिए कि आग लगने के बाद जो बिजनेस ओनर है उसमें से एग्जिट ही लेना चाहता है, ठीक है, तो जो बच गया उसका वैल्यूएशन होना है, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फिजिकल एसेट तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ब्रांड इमेज तो फिर भी रहेगी ना। सपोज करिए कंपनी है, उसमें सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन ब्रांड तो बचा, ओके। आइडिया तो है ना। तो उसी आइडिया के बेस पे अगर मान लीजिए दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट करना बाकी के कंपैरिजन में ईजी होगा अगर आपने अपना आइडिया को सिक्योर करके रखा है, ठीक है। ओके। तो वो वैल्यूएशन बचाने के लिए इट्स अ टूल दैट इज पॉसिबल। तो जितने भी इनविजिबल एसेट्स हैं, राइट, उसकी वैल्यूएशन कम क्यों होती है ओवरऑल पूरा, अगर हम निकालते हैं वैल्यूएशन तो? डिपेंड करेगा, देखो आप कौन सी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो। सपोज करिए कि सीमेंट इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो मेन चीज़ है वो सीमेंट है, ठीक है। मशीन्स हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं, किस तरह से पैकेजिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि फिजिकल एसेट्स का वेटेज ज़्यादा हो और इंटेंजिबल एसेट क्या है। अब मान लीजिए सिर्फ ब्रांड है, ठीक है, आप किसी ब्रांड XYZ मान लीजिए जिसका सीमेंट बिकता है, तो आप उस ब्रांड के नाम से उसको जानते हो, सिर्फ वही है कि इसका इंटेंजिबल वाला पार्ट होगा, लेकिन रिमेनिंग जो मेजॉरिटी चंक है वो सारा का सारा फिजिकल एसेट की फॉर्म में। तो उस केस के अंदर तो ऐसा हो सकता है कि 80-90% वैल्यूएशन जो वो फिजिकल एसेट्स का, और जो इनविजिबल एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो थोड़े कम हो। अब उल्टा चले जाते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में क्या होगा कि मेजर रोल ही टेक्नोलॉजी का है। सपोज़ करिए कि एक कंपनी कोई ड्रोन की टेक्नोलॉजी बनाती है जो कई किलोमीटर्स तक डिस्टेंस में किसी का भी फेस स्कैन करके बता दे, ठीक है। तो अब वो टेक्नोलॉजी है, अब वो टेक्नोलॉजी एक पेपर पे ही हो सकती है, उसके लिए कुछ फिजिकली कुछ नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रॉपर फाइल, और फाइल के अंदर पूरा का पूरा बनाया है, और उसके बाद अगर उसका हम वैल्यूएशन करने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 90% वैल्यूएशन तो सिर्फ आपका इंटेंजिबल की निकल के आएगी, बाकी 10% ऐसा हो सकता है आपके फिजिकल एसेट हो। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर आप एसेट्स के नाम पे क्या देखते हैं, कंप्यूटर्स होंगे ज़्यादा, ठीक है, कुछ और मे बी ऑफिस हो, बिल्डिंग छोटा मोटा हो, लेकिन जो मेजॉरिटी वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो तो सॉफ्टवेयर के दम पे निकल के आ रहा है, तो वो सारा इंटेंजिबल एसेट साइड पे चला गया। तो उस केस के अंदर इंटेंजिबल्स का वैल्यूएशन डोमिनेट करेगा, फिजिकल एसेट्स का कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई जनरलाइज नहीं कर सकता कि हाँ इंटेंजिबल्स का ही ज़्यादा होगा या फिर टेंजिबल्स का ज़्यादा होगा। दोनों के अंदर सेक्टर वाइज चेंजेस आते रहेंगे, इंडस्ट्री वाइज चेंजेस आते रहेंगे, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन है। तो कुछ भी फिक्स फार्मूला इसका नहीं है। ये अगर एआई इंडस्ट्री की बात कर लिए, उसमें इंटेंजिबल एसेट कैसे देखते हैं? देखिए एआई के अंदर भी इंटेंजिबल्स आर एक्सट्रीमली हाई, और पिछले कुछ टाइम में तो हमने देखा है कि जितने भी एआई ड्रिवन हैं कंपनीज, उनके वैल्यूएशंस जो हैं वो स्काई रॉकेट हुए हैं। और उसका रीज़न क्या है ना कि देखिए जो स्केलेबिलिटी है एआई इंजन्स की, या फिर उसके बेसिस के ऊपर जो स्केलेबिलिटी आप देखते हैं, इट्स ह्यूज। तो उस केस के अंदर भी आप मान के चलिए कि इंटेंजिबल्स आर डोमिनेटिंग द ओवरऑल सेगमेंट, और उस केस के अंदर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स विल बी ह्यूज एंड मोर देन द मेजॉरिटी। अच्छा, ओवर टाइम में इंटेंजिबल एसेट्स का कोई इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है? हाँ देखिए आप मान के चलिए कि पिछले 10-15 साल से काफ़ी स्पीड से ओवरऑल वैल्यूएशन में चेंजेस आए हैं, और जो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स का रेशो है वो ड्रास्टिकली शिफ्ट हुआ है। जो पहले टेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन होता था उनका चंक ज़्यादा होता था, और इंटेंजिबल साइड बहुत ही कम होता था। क्योंकि देखिए पहले आप देखो कि पहले जब बिजनेसेस होते थे तो आप उसमें क्या देखते थे, आप फैक्ट्रीज देखते थे, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं और उनमें प्रोडक्शन जा रही है, तो आप एक प्रोडक्ट के एंगल से ही देखते थे। सर्विसेज वाला साइड जो था या फिर सॉफ्टवेयर वाला साइड जो था वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, ठीक है। लेकिन 2000 ईयर 2000 के आसपास उसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे जो आईटी, इंटरनेट और इन सब चीज़ों ने डोमिनेट करना शुरू किया। तो आप ये देखो कि जो आइडियाज़ हैं या फिर जो स्टार्टअप सिस्टम है उसके बेसिस के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगी, और इंडस्ट्रीज़ का शिफ्ट था वो हैवी एसेट्स या फिर एसेट्स वाली साइड से इंटेंजिबल एसेट्स की साइड पे मूव होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तब के बाद आप देखें कि जो स्टार्टअप सिस्टम जो है डेवलप होना शुरू हुआ। आज की डेट में भी अगर मान लेते हैं सेम ही स्ट्रक्चर होता, और मैं आपको कहूँ कि एक स्टार्टअप में जाना है और आप ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें हटा दीजिए, तो फिर आपको कोई भी बिज़नेस लगाने के लिए आपको फिर बेसिक से क्या क्या स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एक फैक्ट्री चाहिए, आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, आपको रॉ मटेरियल आना चाहिए। तो आप देखो कि वो सारा का सारा ट्रेडिशनल बिजनेसेस की साइड पे चला गया, ठीक है। तो पिछले 10-15 साल में जो मैंने देखा वो ये कि बहुत ड्रास्टिकली शिफ्ट आया, और पिछले 3-4 साल 5 साल आप मान के चलो तो उसमें तो एक्सपोनेंशियली आप ये मान के चलो
कि जो वैल्यूएशन के अंदर स्पेशली हमारे पास वो कंपनीज आ रही हैं जिसके अंदर इंटैंजिबल्स आर वेरी हैवी, ठीक है। तो जो इंटैंजिबल का पोर्शन है, पहले ऐसा होता था कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को या फिर वैल्यूअर्स उन चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर पाते थे कि हाँ इस तरह से जो वैल्यूएशंस हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या है, जो इन्वेस्टर साइड पे भी एक्सेप्टेबिलिटी है वो आ गई है, प्लस बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी इसके ट्रैक्शन को प्रूव कर दिया है। तो जो ये ट्रैक्शंस प्रूव हुए हैं या फिर जो स्केलेबिलिटी नज़र आने लगी है, वो सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन या फिर इंटैंजिबल साइड पे जितने भी कंपोनेंट है उसकी वजह से आप देखेंगे कि वैल्यूएशन के अंदर ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो पहले जब हम लोग वैल्यूएशंस की बात करते थे तो मेजर फोकस रहता था कि हाँ ये असेट्स क्या हैं कंपनी में, कंपनी के बाद मशीनरीज कितनी है, आज ये मशीनरी है तो कितना प्रोडक्ट जनरेट करेगी, नहीं होगी तो क्या होगा। तो इस तरह से वैल्यूएशंस होती थी। अब वैल्यूएशन कैसे होता है, तो अब देखो कि ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कितने लोगों को सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो जब ये लाइसेंस अब आप इशू करेंगे तो आपको कितनी रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे। सपोज़ करिए कि विंडोज़ का ही आप देखें कि विंडोज़ अपना लाइसेंस देता है, या फिर आप ऑफिस यूज़ करते हैं तो उसका लाइसेंस होता है, या फिर आप जो कोई कील यूज़ करते हैं उसका लाइसेंस होता है। तो कंपनी उसके लिए कौन सा एसेट मेंटेन कर रही है, ठीक है। कोई ऐसा कोई प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीनरी बड़ी बड़ी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइसेंस है वो बना करके टीम उसके ऊपर डेली काम करे। तो आप देखें कि ऐसा हो सकता है कि उसका पूरा का पूरा अगर प्रोडक्ट हो तो हो सकता है मैं एक पेन ड्राइव में उसको डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। तो आप देखो उसी बेसिस के ऊपर उस कंपनी का पूरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू एडिशन, वो सब चीज़ें हो रही हैं। वो क्या हो रहा है, वो सारा का सारा इंटैंजिबल एसेट ही तो बन रहा है। तो टैंजिबल में देखें तो क्या है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना। तो वो आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती जा रही है। और अब जब AI में आ गए हैं तो आप देखो कि वो स्केलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो पहले आप जब बैलेंस शीट को देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास एसेट्स नज़र आते हैं, फिक्स एसेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते थे कि हाँ इसका भाई प्लांट भी है, मशीनरी भी है, ये सब चीज़ें एसेट में नज़र आ रहा है। अब क्या है, इंटेंजिबल आने लग गया, दिखने लग गया। फिर आप उसके नोट्स टू अकाउंट में जाके आप देखेंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स का भी बाइफिकेशन आने लग गया है। लेकिन ये आज देखने लगे हैं हम लोग बैलेंस शीट्स के अंदर। आप उठा के 10 साल या 15 साल पहले की बैलेंस शीट उठा के देख लो तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी ये, ठीक है। तो ये एक पावरफुल शिफ्ट हुआ है आगे पिछले टाइम से और आज के टाइम में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि देखो जो चीज़ इनविजिबल है उसको प्रूव करने के लिए एविडेंसेस बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको इतना इजीली अलाउ नहीं करते, और उसके लिए बहुत सारी चेकलिस्ट हैं कि अगर आपने ये हर्डल्स क्रॉस कर लिए तब तो ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए उसका यूटिलाइजेशन बहुत पॉजिटिव है तो उसका मिस यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट है और उसी के बैलेंस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में। और बट ओवरऑल पीरियड अब अगर हम देखें पिछले 15-20 साल के अंदर तो बहुत पावरफुली इंटैंजिबल एसेट्स ने आप ये देखिए डोमिनेट किया है बिजनेसेस को, और वैल्यूएशन के अंदर इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। जब आप इंटेंजिबल ऐसे को वैल्यूएशन करते हैं तो मेथड मतलब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और वैल्यूएशन करते कैसे हैं? जब हम इंटैंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें उस एसेट को समझना होता है कि एक्चुअल में वो एसेट क्या है। देखिए वैल्यूएशन में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन कर रहे हैं, अब देखिए पूरी कंपनी का वैल्यूएशन जब आप कर रहे हैं तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं। लेकिन आप देखो कि आपकी कंपनी में बहुत सारे एसेट्स हैं और ऐसा हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ एसेट्स के अंदर से आपको सिर्फ एक एसेट का वैल्यूएशन, इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन निकालना है, जो ऐसा हो सकता है कि आपके बैलेंस शीट पे नज़र भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उस इंटेंजिबल एसेट से कंपनी को बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपनी बेनिफिट जनरेट करेगी, कितने टाइम के लिए वो बेनिफिट्स जनरेट कर रही है, ठीक है। तो आप ये देखो कि ऐसा हो सकता है कि वो आज की डेट में वो बेनिफिट जनरेट कर रही हो, या ऐसा हो सकता है कि वो आज बेनिफिट जनरेट नहीं कर रही लेकिन आगे आने वाले टाइम में 5 साल में या 10 साल में वो बेनिफिट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उन बेनिफिट्स के बेसिस के ऊपर मैं ये डिसाइड करूँगा कि वो बेनिफिट्स को मैं अगर आज की डेट में देखूँ तो मेरा वैल्यूएशन कितना निकल के आता है, या फिर उन नंबर्स को अगर मैं वैल्यूएशन के मेथड्स लगाऊँ तो वो मेथड्स के हिसाब से आज की डेट में नंबर कितना निकल के आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स लगाए जा सकते हैं। और देखिए इसमें जैसे वैल्यूएशन में हम लोग बात करते हैं अप्रोचेज़ में, तो तीनों तरह की अप्रोचेज़ लगाई जाती हैं, ठीक है। आप जैसे लिटरेचर में जाएँगे तो कहीं जगह पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इनकम अप्रोच लगाना है, या फिर कई जगह पे आपको लगेगा कि मार्केट अप्रोच लगाना चाहिए या फिर कॉस्ट लगाना चाहिए। तो बहुत ही सिलेक्टिवली यूज़ किया जाता है ये। और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट ही लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट लगाया जाएगा। वो डिसाइड होगा उस एसेट को देख करके कि कौन सा वाला अप्रोच लगाना होगा, ठीक है। तो Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो इंटेंजिबल एसेट है इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये किस तरह से कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, और जो बेनिफिट्स आने वाले हैं उनको मैं किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास उससे बेसिस पे एविडेंसेस क्या हैं कंपनी के पास, ठीक है। ये हो गया। जब मेरी अप्रोच डिसाइड हो गई कि हाँ ये, मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका अभी कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि मैंने बाहर बेचना नहीं शुरू किया, लेकिन मैंने पैसा तो डाला है ना उसके अंदर, ठीक है। तो फिर डिफरेंट मेथडोलॉजी लगेगी, ठीक है। तो आपको फिर क्या होगा, कॉस्ट अप्रोच में जाना होगा, फिर ये देखना होगा कि अगर इसकी जगह मैं दोबारा से इस प्रोडक्ट को बनाऊं, मान लीजिए इस प्रोडक्ट को साइड रख दे और सेम प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना हो आज की डेट में, तो मेरा कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो वो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ये सर्टेनिटी है कि आगे आने वाले टाइम में ये इतनी इनकम देगा मुझे, तो फिर मैं इनकम अप्रोच में चला जाऊँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए उससे सिमिलर इंटेंजिबल एसेट कोई मार्केट में ट्रेड होता है, तो फिर मैं मार्केट अप्रोच में जाकर के उसका वैल्यूएशन करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इनकम अप्रोच में जाऊँगा तो फिर मैं देखूँगा कि उसकी इनकम किस तरह से आ रही है, क्या वो रेगुलर इनकम है, या फिर उस इनकम में हिकअप्स हैं, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना होगा कि मेथड कौन सा लगाना है, Okay. ठीक है। क्या मुझे DCF को मॉडिफाई करके लगाना है, या फिर कोई और मॉडल जैसे रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी लगाना है, या फिर मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग मेथड लगाना है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का एसेट है और किस तरह से उसका मैं वैल्यूएशन कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं मार्केट अप्रोच में चला जाऊँगा, मैं कंपेरेबल लगाऊँगा, कौन सा कंपेरेबल लगाऊँगा, तो वो सिलेक्टिव है। तो नॉर्मल कंपनी की वैल्यूएशन जब होती है, या मतलब आप सिंपल आप देखो कि जब आप वैल्यूएशन देखेंगे तो सिंपल एक DCF लगाया और वैल्यूएशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा है, और जितना भी आपका टाइम है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा चला जाता है। नंबर्स के आसपास कोई ज़्यादा उसमें फ़ाइट नहीं है, मेन फ़ाइट क्वालिटेटिव साइड में। और आप देखो कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं अब, ठीक है। तो वो आपको n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछेंगे जब आप वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर चुके होंगे उसके बाद। तो आपने जब एक बारी साइन करके वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दिया, तो आप उसमें बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Okay. तो जो आपको करना है पहले करना है। लेकिन अगर ऑडिटर ने क्वेश्चन उठा दिया बाद में उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर, तो बहुत डीप चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड उसको बहुत स्ट्रांगली स्क्रूटनी करते हैं उसका, Okay. ठीक है। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और ये बहुत ही टेक्निकल डोमेन है जिसके अंदर वैल्यूएशन करने में आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और इससे सबसे बड़ा मिथ क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट इंटेलिजिबल एसेट्स? अगर फाउंडर्स की नॉलेज अपडेटेड नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मान लेते हैं कि ये इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअली दे आर जस्ट इनविजिबल। ओके। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे कि वो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता कि एक इंटेंजिबल एसेट भी कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट में है, जो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके। अब एक तो तरीका ये है कि देखो, आपको पता है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के आसपास कुछ इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो ये एक चीज़ है कि जो फाउंडर्स को समझना होगा कि हाँ, ये इमेजिनरी नहीं है, दे आर जस्ट इनविजिबल। और अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, दैट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन टूल फॉर द फाउंडर्स। अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो फाउंडर करते हैं? फाउंडर्स मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए, उनका जो फोकस रहता है वो ओवरऑल वैल्यूएशन के ऊपर रहता है कि ओवरऑल वैल्यूएशन कितना है, रादर देन ट्राइंग टू फोर्स द वैल्यूएशन नंबर। बेटर ये रहेगा कि वो फोकस करें। देखिए, जो टैंजिबल एसेट दिखाई दे रहा है कंपनी में वो तो उतना ही रहेगा, आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे पता चल जाएगा कितना, ठीक है। लेकिन जो इंटैंजिबल वाला पार्ट है उस पर जनरली मैंने देखा कि फाउंडर्स फोकस नहीं करते। अगर आप उस पार्ट पे फोकस करेंगे तो वो आपको ड्रास्टिकली पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। ये बात भी है कि देखिए, जब तक आप वैल्यूएशन ओवरऑल देख रहे हैं वो सारी पेपर पे है, ठीक है, वो पेपर वैल्यूएशन है। लेकिन जब आप किसी ट्रांजैक्शन में जा रहे हो,
ठीक है। तो जब आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस का इंटेंजिबल एस्पेक्ट है जिसको मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ओके। अगर आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे या फिर उसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही डॉक्यूमेंट करके चलेंगे तो वो वैल्यूएशन के अंदर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देके जाएगा। तो जो मिस्टेक हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है कि आप अपने इंटेंजिबल साइड पे फोकस नहीं कर रहे हो, जो कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको टेंजिबल एसेट से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हो, ठीक है। तो आप अगर उसको रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप देखिए कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आप उसको कैश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज से ही उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर मैं इंटेंजिबल एसेट के तरह से देखूं तो फाउंडर स्किल कैसे करे थे वैल्यूएशन को? देखिए ऐसा है कि कोई ऐसा कंपनी में स्कैंडल हुआ या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसकी वजह से आपकी ब्रांड इमेज पे डेंट आ गया। एग्जाम्पल के उस पे देख लेते हैं, जैसे इंडिगो में हुआ। क्या असेट्स में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया था, ठीक है। क्या नंबर ऑफ प्लेन्स प्लस माइनस हुए? नहीं हुए। क्या कुछ एक्सीडेंट हुए? नहीं हुए। हुआ क्या कि सिर्फ आपने अपनी सर्विस सही से नहीं दी, ठीक है। तो अगर आपने सर्विस सही से नहीं दी तो कहीं ना कहीं आप देखो कि ब्रांड की इमेज हिल गई, जिस वजह से ये केओस क्रिएट हुआ था ओवरऑल इंडिगो में। तो आप देखो उससे कस्टमर परेशान हुआ, ब्रांड इमेज खराब हुई। अगेन ब्रांड इमेज इज़ द इंटेंजिबल, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपकी ब्रांड इमेज ख़राब हो। तो अगर वो ब्रांड इमेज ख़राब हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन को वो डेफिनेटली हिट करने वाली है। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो यू आर किलिंग द वैल्यूएशन और यू आर किलिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन योर कंपनी। ओके। ओके, एंड देन फाइनल स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं, चाहे हम सीईओ, सीएफओ, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स को आप क्या फाइनल स्टेटमेंट देना चाहते हैं? देखो मेरा टेक इसमें ये रहता है कि देखो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं दे टेक ईयर्स टू बिल्ड। सालों लग जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को बनाने में। लेकिन आपकी एक गलती से, एक मिस्टेक से वो आप इंटेंजिबल एसेट्स को ज़ीरो कर लेंगे और आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। आपने मिस्टेक किया, आपका इंटेंजिबल इम्पैक्ट हुआ, आपको लगा कि मेरे फिजिकल एसेट्स में तो कोई फ़र्क आया नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने इंटेंजिबल एसेट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लिया। तो जब आप वैल्यूएशन के लिए जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो मेजर चंक आपने लूज़ कर दिया जो शायद आपकी वैल्यूएशन को 2x 3x कर सकता था। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और समझाने की इंटेंजिबल एसेट्स होता क्या है और कैसे कंपनी को ये एक 10x ऊपर बढ़ा सकती है। For the more information, visit website Pure Valley Global and keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.